हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आप सभी के सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आप सभी के अभी यूटी कंडक्ट कराए थे स्वीटेंजल स्कूल के द्वारा, मैक्सिमम जो मार्क्स थे वो 20 नंबर का यूटी था आपका, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए गए थे और प्रत्येक को आपको आंसर देना था। तो आपका यूटी कंडक्ट हो गया था। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है अब कि आपके कौन से क्वेश्चन सही थे, कौन से क्वेश्चन गलत थे। तो आप सभी को पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन हमारे सही थे, कौन से गलत थे। तो आज इसी वीडियो में हम इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अगर एक बार फिर से आपको अगर टेस्ट देना भी है तो साथ के साथ वीडियो के साथ ही आप इसमें अपना यूटी दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में सीधा आप यहाँ पर अपने आंसर साथ के साथ देते रहें, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? देखिए, फ्रांस की क्रांति 1789 के अंदर हुई थी। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1789 के अंदर फ्रांस में क्रांति हुई थी जो फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 के अंदर, तो फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16। तो इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, ये लुई 16 जो था वो बूबो वंश से, राजवंश से संबंधित था, ठीक है। इसका वंश था जो बूबो वंश था, बर्बन डायनेस्टी। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, स्टेट जनरल का अधिवेशन कब बुलाया गया? देखिए, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 के अंदर, ये टैक्सेस को लेकर लोगों में काफ़ी विरोध था। जो लुई 16 था वो 1789 के अंदर टैक्स बढ़ाने पे लगा हुआ था कि मुझे टैक्स बढ़ाने हैं और अपना जो राजकीय आय है उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो जब इसने 1789 के अंदर जो स्टेट जनरल के जो लोग थे, तीनों क्षेत्र के जो लोग थे, प्रथम स्टेट, सेकंड स्टेट और तृतीय स्टेट, इन सभी लोगों को बुलाया इन्होंने। एक बैठक बुलाई थी वारसा पैलेस के अंदर, वहाँ पर बैठक हुई थी। और वो बैठक कब हुई थी? 1789 के अंदर। तो स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी 1789 के अंदर, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, फ्रांस का लिखित संविधान कब बन गया था? देखिए, 1789 के अंदर क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो इसी के दौरान जो स्टेट जनरल के जो लोग थे, इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया था और 2 साल के अंदर इन्होंने क्या कहते हैं, अपना फ्रांस का जो संविधान था वो तैयार कर दिया था, ठीक है। तो वो कब बना था? 1791 के अंदर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आप सभी के सामने है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में बटा हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया कि फ्रांसीसी समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। देखिए, कैसे 3 भाग थे। एक था प्रथम स्टेट, जिसमें पादरी वगैरह के लोग आते थे, पोप से संबंधित, चर्च से संबंधित लोग थे, जिन्हें जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त थे फ्रांस के अंदर, जिनका तृतीय स्टेट काफ़ी विरोध करता आ रहा था। और सेकंड स्टेट में थे व्यापारी, मजदूर, कुलीन वर्ग इत्यादि, ये लोग सेकंड स्टेट में आते थे। और तृतीय स्टेट में किसान, मजदूर, जो अन्य लोग थे, वो सभी तृतीय स्टेट में आते थे। तो उस समय फ्रांस क्या कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के समय 3 भागों में बटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, फ्रांस की राजधानी क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, पेरिस, दिल्ली, बर्लिन या फिर रोम। तो फ्रांस की राजधानी थी पेरिस, जो आज भी फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। वियना कांग्रेस की बैठक कब बुलाई गई? देखिए, 1815 के अंदर जब नेपोलियन का पतन हो गया था, विभिन्न राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था, उसे पराजित कर दिया था। तो 1815 के अंदर वियना में एक बैठक बुलाई गई थी जब नेपोलियन का पतन हुआ था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी से संबंधित है कि जब वियना की जब बैठक बुलाई गई थी 1850 के अंदर, तो जो लोग थे वहाँ पर, उन्होंने उस राइन संघ का विरोध किया। जो राइन संघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी, उस राइन संघ को तोड़कर उन्होंने क्या कहते हैं 39 राज्यों का एक जर्मनी संघ बनाया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहीं से है, वियना कांग्रेस ने जर्मन को कितने भागों में बांटा? तो जर्मनी को उन्होंने 39 भागों में बांटा था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से 8th भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 9 हमारा देखिए यहीं से कंप्लीट हो गया। अभी बताया था कि नेपोलियन का पतन कब हुआ था? नेपोलियन का पतन हुआ था 1850 के अंदर। अब देखिए, ज़ोलवेरन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर जर्मनी के एकीकरण से अगर हम इसे देखें तो ज़ोलवेरन, तो इसे हम आर्थिक दृष्टि से पहला कदम कह सकते हैं कि जर्मन को एकीकरण के लिए तैयार करना ये ज़ोलवेरन ने किया था। 1834 के अंदर क्या हुआ था, जर्मन
जो विभिन्न भागों में बटा हुआ था, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार करने के लिए काफ़ी टैक्स उन्हें देने पड़ते थे। यानी कि अगर 4 किलोमीटर भी अगर हमें दूसरे जगह पर जाना है तो वहाँ पे हमें नया टैक्स देना पड़ता था। फिर 4 किलोमीटर आगे हम फिर जाएंगे, फिर हमको एक नया टैक्स देना पड़ता था। तो इस प्रकार से विभिन्न जो क्षेत्र थे, विभिन्न छोटे छोटे भागों में जो जर्मन बटा हुआ था, उन सभी क्षेत्रों एक साथ आए और उन्होंने 1834 के अंदर क्या कहते हैं, ज़ोलवेरेन नाम का एक आर्थिक संघ की स्थापना की। और इसमें कहा गया कि हम जो व्यापार करेंगे वो बिना टैक्स के करेंगे, हमारे अंदर, हमारे स्टेट के अंदर आना जाना आप सभी के लिए टैक्स फ्री होगा, आप व्यापार फ्री में कर सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन 11 हमारा है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन 12 हमारा है, जर्मनी के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देखिए ऑटो वॉन बिस्मार्क, ऑटो वॉन बिस्मार्क जो था उसने, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए इसी के बल पर अगर हम कह सकते हैं तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ही था जिसकी सोच और समझ के चलते ही जर्मनी का एकीकरण हो पाया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सी नीति अपनाई? देखिए जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, डेनमार्क से उसने युद्ध किया, फ्रांस के साथ उसने युद्ध किया। ठीक है। और इसने इन युद्धों के कारण कौन सी नीति अपनाई? लौह और रक्त की नीति। यानी कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का कहना था कि जो भी समस्याएं हैं वो बातचीत से समाधान नहीं हो सकता, उसके लिए हमें लौह और रक्त की नीति अपनानी पड़ेगी। तो बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। यंग इटली की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 14, यंग इटली की स्थापना देखिए जोसेफ मैथ्सनी के द्वारा की गई। कई बार आप इसे देखेंगे मैथ्सनी भी लिखा मिल जाएगा, मेइज़नी भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है। तो इसकी स्थापना मेइज़नी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? देखिए 19वीं सदी में जो इटली था, जब इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1817 के अंदर, तो उस समय इटली जो था वो 7 भागों में बटा हुआ था। ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। इटली के एकीकरण से पूर्व मध्य इटली पर किसका शासन था? देखिए जो इटली का जो मध्य एरिया था उस पर किसका, पोप का शासन हुआ करता था। जैसे आज भी देखेंगे ना, रोम कैथोलिक चर्च के बारे में बात करते हैं हम, तो जो आज का जो मध्य भाग है इटली का, वहाँ पर भी एक आपने वेंटिगन सिटी के नाम से सुना होगा, तो वहीं पर वो जगह है। तो यंग इटली की स्थापना हमारा हो गया मेइज़नी ने की थी इटली के एकीकरण में। ठीक है। और 7 भागों में इटली उस समय बटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि मध्य इलाके में किसका शासन था? तो मध्य में पोप का शासन हुआ करता था इटली में। ठीक है, जो 7 भागों में बटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि रॉल्ट एक्ट क्या था और इसे कब लागू किया गया? देखिए रॉल्ट एक्ट क्या था, 1919 में ये लागू किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, उन्हें 2-4 से ज़्यादा उन्हें इकट्ठा होने की मना कर दी गई थी कि आप 2 से 4 व्यक्ति एक झुंड में इकट्ठे नहीं हो सकते एक साथ। और अगर क्या कहते हैं आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कार्रवाई में ना तो कोई कानून होगा, ना कोई दलील होगी, ना कोई अपील होगी, ना आपसे कोई सुनवाई करी जाएगी, ना आपको ये बताया जाएगा कि आपका जुर्म क्या होगा, तो आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, जिसे क्या कहते हैं काले कानून की संज्ञा दी गई। ठीक है, इसे काला कानून कहा गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, असहयोग आंदोलन कब और किसने शुरू किया? देखिए असहयोग आंदोलन 1920-21 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, जो कि 1922 में वापस ले लिया गया था। चोरा चोरी नामक स्थान पर एक हिंसात्मक घटना हो गई थी, तो जिससे के प्रभाव के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1928 के अंदर साइमन कमीशन जो भारत में आया था। अब क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? देखिए यहाँ पे एक्ट हो गया, ये पैक्ट है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लें आप। पूना पैक्ट कब हुआ था? देखिए पूना पैक्ट 1932 के अंदर महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। इसका कारण ये था कि जो B.R. अम्बेडकर थे वो दलित वर्ग के लिए अलग से चुनाव क्षेत्र की मांग कर रहे थे। जैसे मुसलमानों के लिए भी अलग से चुनाव क्षेत्र की घोषणा कर दी थी ब्रिटिशों ने कि अगर मान लीजिए ये स्थान है तो इससे केवल ब्रिटिश
इससे केवल मुसलमान जो व्यक्ति है वही चुनाव लड़ सकता था। इसमें कोई भी हिंदू हो या फिर सिख हो या अन्य संप्रदाय से संबंधित हो, वो इसमें भाग नहीं ले सकता था। तो इसी आधार पर जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वो भी यही मांग कर रहे थे कि दलित वर्ग के लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र हो, उन्हें भी अलग से उनका चुनाव होना चाहिए जहाँ पर कोई और व्यक्ति ना हो, केवल दलित लोग ही हों। तो महात्मा गांधी ने इनका विरोध किया था। और इसी समय देखिए दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने निकाली थी, जिसके कारण और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। फिर महात्मा गांधी को जेल में बंद कर दिया था। तो उसी समय महात्मा गांधी क्या कहते हैं पूना की जेल में थे, और वहीं पर ये जाके डॉक्टर BR अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके साथ मिले थे। तो इन दोनों के बीच में, महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में यहाँ पर एक समझौता हुआ था पुणे की जेल में, उसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 के अंदर। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जितने भी थे सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर वीडियो को लाइक कर देना सभी बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आपके जितने भी क्लास 10th के जितने भी आपके बच्चे हैं, साथी हैं, आपके दोस्त मित्र हैं जितने भी, वो सभी अपने जो भी आंसर थे उनके सही थे या फिर गलत थे उनको एक बार देख लें, और जितने भी गलत क्वेश्चन थे उनको आप प्रयास करें आगे से वो आपके गलत ना हो पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।